हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एंड साथ ही साथ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन हुई। इस फ़ोन कॉन्वर्सेशन के अंदर डिस्कस किया गया कि कैसे हमारे जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं, उनको और भी बेहतर कर सकते हैं एंड साथ ही साथ फ्यूचर के अंदर हमारे क्या नए-नए प्रोजेक्ट्स, नए इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, तो उसके लिए भी एक रोड मैप प्रॉपर यहाँ पे डिस्कस किया गया। साथ में अगर आप नोटिस करो तो इंडिया रशिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं एंड ये इस तरह की अच्छी कन्वर्सेशन दिखाती हैं कि इंडिया रशिया के लिए आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। उसी तरह से आप जानते हो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है, उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सैंक्टम सैंक्टोरम है यानी कि जो गर्भगृह है, उसके इंस्टॉलेशन के अंदर जो यहाँ पर आप देख पाओगे, जो आइडल यहाँ पे लगाना है, वो किसका है? दैट इज़ आपका वो डिज़ाइन किया गया है बाय अरुण योगीराज, ठीक है ना? ये मैसूरू बेस्ड स्कल्पचर है, इनके द्वारा जो यहाँ पे रामलला का जो आइडल है, वो यहाँ पे सिलेक्ट किया गया जो कि है श्याम रंग का। श्याम रंग मतलब जो डार्क कलर्ड होता है, राइट? दोस्तों डेट है आज की 16 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर हम उड़ान को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप गूगल में जाएंगे तो आप pwonlyis.com यहाँ पे लिख सकते हैं और जैसे ही आप इसको फिल करोगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप इसको देख पाओगे। अब देखो यहाँ पर सबसे ऊपर ही अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑल कोर्सेज टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स। उसी के बिल्कुल नीचे ये देखो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे फ्री रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे आप फ्री रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हो ना तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसके अंदर यहाँ पर आ सकते हैं, हमारे सामने उड़ान देखने को मिल जाएगी। उड़ान के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि उड़ान की एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर की बुकलेट्स हमारे सामने हैं। अब ये तो है इंग्लिश के अंदर। उसी तरह से यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पर जैसे ही आप हिंदी के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यही उड़ान आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो ये तीनों आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और साथ-साथ कला एवं संस्कृति। अब आप पूछेंगे सर बाकी कब आएँगी? देखो सबकी डेट्स यहाँ पे दे रखी हैं, ये देखो। आप आधुनिक भारत और बाकी राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और विज्ञान एवं तकनीकी, ये सारी आपको 31 जनवरी को डेट यहाँ पे उस तारीख को अवेलेबल हो जाएँगी। तो जाइए हमारी वेबसाइट pwonlyas.com के ऊपर और यहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इसको जैसे ये सामने देखो आपके डाउनलोड हो भी रही है। ये जहाँ यहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो बहुत बढ़िया ढंग से और काफ़ी अच्छे से ये पर्टिकुलर बुक्स बनाई गई हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से ये सप्लीमेंट कर सकती है। ठीक है? बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, बहुत ही क्विक रीज़न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये सारे चैप्टर्स आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और भी बहुत सारे चैप्टर्स, तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये होने वाली हैं। एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज़ इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। अभी क्या हुआ है ना, अभी एक असेसमेंट हुआ है रिगार्डिंग कि कितनी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हमारे पास देखने को मिलेंगी ओडिशा के भीतरकनिका के अंदर। अब आप लोग सोचेंगे सर इतनी ठंड में क्यों करवाया गया ये वाला जो सर्वे था? बेसिकली ये जो एनुअल सेंसस होता है ना, ये हर साल जनवरी में ही करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम विंटर काफ़ी हाई होती है और विंटर होने की वजह से हमें यहाँ पर इनकी काउंटिंग करने में थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि हमें वो ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, प्रॉपर उनका पॉपुलेशन इस टाइम हमें काउंट करना थोड़ा आसान लगता है बिकॉज़ ऑफ द विंटर्स, ठीक है ना? साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा-सा इंक्रीज़ देखने को मिला है। इस साल 1811 नंबर आया है, पिछले साल ये नंबर 1793 था। तो आप नोटिस कर पाओगे लगभग 18 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हमें यहाँ पे ऐड होती हुई देखने को मिल जाएँगी। ओके, अब थोड़ा-सा पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में कि आखिर ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्या है या भीतरकनिका नेशनल पार्क ये है क्या? देखो भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोकेशन मेरे सामने देख पाओगे। ये ओडिशा के आपका केंद्रपाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर आपको लोकेटेड देखने को मिलता है। इसके आस-पास जो सराउंडिंग है, वो है आपकी भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा बीच और मैरीन सेंचुरी। यहाँ पर आप नोटिस भी कर पाओगे इन सभी चीज़ों को। ये रहा आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क और ये रहा आपका गहिरमाथा और यहाँ पे ऑलिव रिडली नेस्टिंग बीच भी आपको यहाँ पे पास में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि एक तो आपकी ब्राह्मणी रिवर आपको देखने को मिलती है और साथ ही साथ ये ऊपर से आपको बैतरनी रिवर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो उस एस्टेरियल रीजन के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये एक रामसर साइट भी है 2002 से एंड साथ ही साथ पहली रामसर साइट उड़ीसा की थी चिलिका लेक, उसके बाद दूसरी रामसर साइट कौन-सी है आपकी भीतरकनिका नेशनल पार्क। बाकी रिवर्स का मैंने आपको बताया था, ब्राह्मणी, बैतरनी ये तो है ही है। उसके अलावा धमरा और पाठशाला भी ये 2 रिवर्स आज देखने को
मिल जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है ना कि इंडिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, दैट इज सुंदरबंस, जो है वेस्ट बंगाल के अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर क्या है, दैट इज भीतरकनिका। तो चाहे रामसर साइट हो उड़ीसा से, चाहे बात कर लें सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन इंडिया, वहां पर भी ये दूसरे नंबर पर है आफ्टर सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। बाकी इसमें ना एक यूनिक फीचर ये है कि चाहे आप घड़ियाल की बात करो, आप मगर क्रोकोडाइल की बात करो, या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये तीनों की तीनों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। दरअसल में ना एक कोई स्टेटमेंट अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहां पर तीनों ये देखने को मिलती हैं, घड़ियाल भी, मगर क्रोकोडाइल भी और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। थोड़ा-सा इनके आईयूसीएन स्टेटस आप जानते होंगे, घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको देखने को मिलता है, मगर आपको वल्नरेबल देखने को मिलता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो क्या होता है, जिसका आईयूसीएन स्टेटस है आपका लीस्ट कंसर्न। तो अभी जो सर्वे हुआ था, जो सेंसस हुआ था, वो किसका हुआ था? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। ठीक है? साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएँगे। बात करें थोड़ा-सा इनके बारे में, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में, तो आप जानते होंगे, देखो नाम में ही क्या है, सॉल्ट वाटर। ठीक है? तो कहाँ पे आपको मिलेंगे? ये ब्रैकिश वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। मेजर एरियाज़ कहाँ पे है? भीतरकनिका तो देखा ही, उसके अलावा आपका सुंदरबंस हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये प्लैनेट के ऊपर लार्जेस्ट क्रोकोडाइल स्पीशीज़ हैं, जो कि होते हैं 8 से 10 मीटर लंबे होते हैं। तो अपने आप में बहुत लंबी इनकी लेंथ होती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं, माउंट मरापी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर ना पहले तो लोकेशन समझो। ये देखो, नीचे देखो इधर, ये एरिया देख पा रहे हो? जी सर। यहाँ पर आपको इंडोनेशिया देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है? माउंट मेरापी। ठीक है ना? ये पर्टिकुलर जो एरिया है ना, ये माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये रिसेंटली अरप्ट हुआ। इसका मतलब ही क्या है? माउंट का मतलब तो माउंटेन ही है, मेरापी मतलब फायर, तो इसको माउंटेन ऑफ फायर बोला जाता है। देखो पहले तो आप जानते हो ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में, ये हम सब ने बहुत बार डिस्कस किया है कि ज़्यादातर जो आपको अर्थक्वेक्स हो गया, सुनामीज़ हो गया, वोल्केनोज़ हो गया, ये सारे इसी रीजन के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही मैसिवली यहाँ पे ना हमें बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, वोल्केनोज़, अर्थक्वेक और आपके सुनामीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जो माउंट मरापी है ना, वो भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आपको इसको बता भी रहा था आपको, ये जो इंडोनेशिया के में आपको ये जगह देखने को मिलती है, ये है यहाँ पे। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और ये पडांग हाइलैंड्स ऑफ वेस्ट सुमात्रा इंडोनेशिया में इसकी लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसा मैं आपको बता भी रहा था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ये पार्ट है, जो कि एक हॉर्स शू शेप्ड का एरिया है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अगर आप नोटिस करोगे ना, तो लगभग 75% जो कि वोल्केनोज आते यहाँ पे आते हैं, उनका 75% एक्टिव होते हैं, और इंडोनेशिया में ही अकेले 76 एक्टिव वोल्केनोज आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि अलग-अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में यहाँ पर लोकेटेड हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। बाकी यहाँ पर ना कुछ लोकेशंस आप देख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट पता क्या करूँगा कि आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करना और इन लोकेशंस को देखना। जैसे फॉर एग्जांपल माउंट मेरापी, तो मैंने आपको इंडोनेशिया के बारे में बता दिया। उसी तरह से जैसे आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर आपको माउंट एटना देखने को मिलेगा, सिसिली इटली के अंदर। स्ट्रोम्बली आपको देखने को मिलेगा, इटली के अंदर ही ये भी। उसके अलावा आपका किलिनुआ हो गया, ठीक है ना? ये आपका यूएस में आपको देखने को मिल जाएगा, हवाई के अंदर। उसके अलावा अगर आप देखोगे माउंट यासू, जो कि आपको वनाटू में देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। बाकी रीयूनियन आइलैंड तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि इंडियन ओशन के अंदर है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक तो देखो मेंस में भी ना, आई थिंक 2021 या 22 की बात है, ठीक है? वहाँ पर यूपीएससी ने एग्जाम्पल पूछे थे कि कहाँ-कहाँ पे इस साल वोल्केनोज़ आए हैं। अदरवाइज़ प्रीलिम्स में भी इस तरह के लोकेशन के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज़ की लोकेशन है, जो कि मैंने आपकी पीडीएफ में दे रखी है। कुछ मैंने बता भी दी, बट इनको प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा, एंड आई एम श्योर आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं, दैट इज़ मकर संक्रांति के ऊपर। दोस्तों प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिटीज़न्स को लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल, इन सभी की रिगार्डिंग यहाँ पे विशेज़ दी गई। अब नोटिस कर पाओगे, देखो, वन इंडिया, वन फेस्टिवल, मैनी सेलिब्रेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब और बाकी एरिया में आप जानते हो लोहड़ी मनाई जाती है। उसके अलावा आपका उत्तरायण आपको देखने को मिल जाएगा गुजरात वाले एरिया के अंदर। बाकी इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स के अंदर मकर संक्रांति आपको देखने को मिल जाएगी। आपके केरला के अंदर मकर विलक्कू देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु के अंदर आपको पोंगल देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे असम के अंदर आपका माघ बिहू हो गया, ठीक है ना? बाकी और जगह भी जैसे पौष संक्रांति हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन में कौन सा फेस्टिवल है।
उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ना मकर संक्रांति की, तो हिंदू कैलेंडर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल डे ये बन के आता है। संक्रांति को माना जाता है ऐसे गॉड की तरह जिन्होंने मारा था किसको? संक्रासुर को, ठीक है ना? इसको इस तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर ना सोलर साइकिल को फॉलो करता है। देखो वैसे तो जब हम बात करते हैं विंटर सॉल्स्टिस की, ठीक है? वो तो हम जानते हैं कि सर 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पर अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चले ना, तो बेसिकली ये जो दिन है मकर संक्रांति का दिन, ये किसको सिग्निफाई करता है? सीज़न चेंज होने को। बेसिकली जैसे अभी आप दिल्ली में अगर हो या नॉर्थ इंडिया में हो, तो आप जानते हो यार कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, ठीक है? अब धीरे-धीरे हम क्या कर रहे हैं, अब अब विंटर से हम दूर जाने लगे हैं और कहीं न कहीं हम गर्मियों की तरफ बढ़ने लग जाएँगे धीरे-धीरे करते हुए, ठीक है ना? तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे, तो ये जो दिन है मकर संक्रांति, ये पहला दिन माना जाता है जिस दिन सन मूव करता है मकर के अंदर, ठीक है? यानी कि कैप्रिकॉर्न के अंदर, जिस वजह से मतलब विंटर सोल्स्टिस खत्म एंड लंबे दिन शुरू, ठीक है? लॉजिकली अगर आप देखोगे तो 22 दिसंबर ही है विंटर सोल्स्टिस, पर हमारी मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर से मकर संक्रांति के बाद से ठंडक थोड़ी कम होने लग जाती है एंड जो गर्मियों के दिन हैं धीरे-धीरे वो स्टार्ट होने लग जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इंडिया सऊदी अरेबिया नेवल कोऑपरेशन। देखो यहाँ पर ना बस आपको थोड़ा चीज़ें समझनी है एक एक्सरसाइज के बारे में, दैट इज़ अल मोहद अल हिंदी। ये अगर आपसे एक्सरसाइज पूछी जाए कि कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ बात हो रही है इंडिया और सऊदी अरेबिया की। दरअसल में हुआ क्या था ना कि जो सऊदी अरेबिया के चीफ ऑफ स्टाफ आपको देखने को मिल जाएँगे, रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के, वो यहाँ पर इंडिया पे आए हुए थे, ठीक है ना? तो आप नोटिस कर पाओगे इंडिया और सऊदी अरेबिया में नेवल साइड के ऊपर बहुत सारा कॉपरेशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज के बारे में, बाकी और बहुत सारे मैरीटाइम एवेन्यूज़ होते हैं। उसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो बहुत सारी मल्टीलैटरल चीज़ें भी होती हैं। मतलब जहाँ पे बहुत सारी और कंट्रीज़ भी होती है ना, वहाँ पर भी इंडिया और सऊदी अरेबिया का कॉपरेशन देखने को मिलता है। जैसे एक्सरसाइज मिलन, ठीक है? यहाँ पर ये जो मिलन एक्सरसाइज है इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाएगी। अभी 2024 में ही ना जब फ़रवरी महीना आएगा, तब मैं वहाँ पे आपको एक्साइज़ मिलन के बारे में पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो 19 फ़रवरी से लेके 27 फ़रवरी 2024 के बीच में एक्साइज़ मिलन हमारे जो विशाखापट्टनम है, वहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। बाकी आईओएनएस यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम में भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया होता है। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी दोनों हम यहाँ पे इंडिया, सऊदी अरेबिया के अंदर कोऑपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपको एक्सरसाइज़ का नाम है ना, अल मोहद अल हिंदी, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव। देखो नाम में ही क्या है, गुड प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर कोई कंट्री कुछ अच्छा काम कर रही है, तो उसको मैप किया जाए और दूसरे कंट्रीज़ का तो उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाए। पर किस चीज़ के रिगार्डिंग? देखो यहाँ पे बात हो रही है आपकी क्रॉप्स के रिगार्डिंग, स्पेशली जैसे आपके मिलेट, जो आपके मोटे अनाज होते हैं ना, उससे कोई कंट्रीज़ हो सकता है कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हो, फिर बाकी कंट्रीज़ उससे वहाँ से ये चीज़ सीख सकती है। ये यहाँ पर इस इनिशिएटिव का फोकस है। तो लॉन्च किसने किया है? इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है नीति आयोग और साथ ही साथ आपका जो डब्ल्यूएफपी है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। तो गुड प्रैक्टिसेस जो भी होंगी उनको यहाँ पे अच्छे से डॉक्यूमेंट किया जाएगा, ताकि उनको एशियन और अफ्रीकन डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में आपस में शेयर किया जा पाए और एक-दूसरे से वो अपॉर्च्युनिटी ले पाएँ सीखने की। ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ के अंदर यहाँ पे एंट्रीज़ हो पाएँगी। पहला तो है मिलेट की वैल्यू चेन के रिगार्डिंग, कि किस तरह से उनको प्रोडक्शन करनी है, स्टोरेज करनी है, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो यहाँ पर रखी जाएगी ताकि लो बाकी कंट्रीज़ उससे सीख पाएँ। साथ ही साथ आपकी अलग-अलग जो डायमेंशंस हैं, कि क्या कोऑर्डिनेशन क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप, ठीक है, फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग हो गया, जेंडर एंड इंक्लूजन हो गया, एनेबलिंग एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे आपके अदर डायमेंशंस में आ जाएँगे। तो इसके माध्यम से बहुत सारे मिलेट स्टार्टअप्स को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना? लर्निंग मिलेगी बहुत सारे कंट्रीज़ को नई-नई एंड साथ ही साथ एक नेटवर्किंग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गया, उनको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा नेटवर्किंग डिपार्टमेंट्स का भी। तो ये आप नोटिस कर पाओगे कि इस तरह से मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस यानी कि एमईजीपी इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है हमारी एशियन और अफ्रीकन नेशंस को। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ पीएम विजिट कलाराम टेम्पल। देखो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था इसके रिगार्डिंग एंड आई एम श्योर आपने उसको अच्छे से किया भी होगा। हालाँकि सुमित सर ने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट आई थॉट कि एक बार ना आपको एक राइट अप देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इस चीज़ के अंदर। देखो जब मैं बात करता हूँ ना यहाँ पे कलाराम टेम्पल की या कालाराम टेम्पल की, सॉरी, एक्चुअली ये वर्ड ही काला का वर्ड होता है ब्लैक, राम तो राम भगवान के बारे में तो आप सभी जानते हो। तो एक्चुअल में ना इनका नाम जो कालाराम आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी ना, वो काले कलर की आपको देखने को मिल जाएँगी। तो यहीं से आपके टेम्पल का नाम आया है कालाराम टेम्पल।
तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे विजिट किया, कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर जो नासिक है, वहाँ पर ये टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको बता दिया कहाँ से इसका नाम आया है। इस टेम्पल को बनाया गया था 1792 के अंदर बाय सरदार रंगाराव ओडेकर जी के द्वारा। ठीक है? तो ये जो टेम्पल है, ये गोदावरी नदी के किनारे आपको सिचुएटेड है इन द पंचवटी एरिया ऑफ द सिटी। देखो जो नासिक सिटी में ना पंचवटी एरिया है, ये पंचवटी नाम आया है 5 बरगद के पेड़ों के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर इसका नाम है पंचवटी। यहाँ पर आपको 14 स्टेप्स देखने को मिलेंगे इस टेम्पल के अंदर। आप जानते हो कि जो भगवान राम थे, उनको यहाँ पे 14 साल का वनवास हुआ था, तो 14 स्टेप्स उसी चीज़ को दर्शाते हैं। उसी तरह से इस टेम्पल के अंदर 84 पिलर्स हैं, तो यहाँ पर बात होती है 84 लाख स्पीशीज़ की, जिसके अंतर्गत एक इंसान एक किसी को गुज़रना पड़ता है बिफोर बीइंग बोर्न एज़ अ ह्यूमन। यहाँ पर एक बहुत पुराना ट्री भी है, जहाँ पर आपको लॉर्ड दत्तात्रेय की जो फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे, एक जो नीचे आपके स्टोन उसके देखने को मिलता है। ये टेम्पल की ना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में क्या हुआ 1930 की अगर हम बात करें, तो उस टाइम के ऊपर आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको यहाँ पर जो दलित थे बेसिकली उनको टेम्पल्स के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। तो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है ना? और साथ ही साथ उनके अलावा जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं पांडुरंग सदाशिव साने, ये यहाँ पर इन्होंने एक सत्याग्रह किया कि हम तो एंट्री करेंगे नहीं, ऐसा कोई हमें रोक नहीं सकता। तो इस तरह से जो कास्ट नॉर्म्स बहुत ही ऑप्रेसिव थे ना, उनके अगेंस्ट ये एक मूवमेंट थी और डेफिनिटली फिर अम्बेडकर जी ने इसको किया भी। उसके साथ-साथ 15 जो हज़ार फॉलोअर्स थे, दलित फॉलोअर्स, उन्होंने इस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर एंट्री भी करी। साथ ही साथ रामायण के अंदर भी इसका लिंक बताया जाता है, ठीक है ना? कि जो हमारे भगवान राम थे, उन्होंने माता सीता जी के साथ और जो लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड भी किया था, यहाँ पे अपनी जो कुटिया बनाई थी बेसिकली। और साथ ही साथ जो रावण ने जो सीता का दहन किया था, वो भी यहीं पर हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये चीज़ें और ये जो कालाराम टेम्पल है, ये आपको पता लग गया होगा। तो बेसिकली मैंने आपको जो होमवर्क दिया था कालाराम टेम्पल के बारे में, अब आप समझ गए होंगे हाँ सर कि 1792 के अंदर ही इसको बिल्ड किया गया था और बिल्डर का जो नाम है बेसिकली सरदार रंगाराव ओडेकर जी, ये बात बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। देखो केप वर्डे या फिर कैबो वर्डे की लोकेशन कह रहा है ये इंडियन ओशन के अंदर है, ये हमने कल देखा था कि नहीं, ये आपकी गलत है। क्यों? ये आपको अटलांटिक ओशन के अंदर देखने को मिलेंगी। हिमालयन वुल्फ की अगर हम बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड नहीं, इसका हमें आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल देखा था, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स होगी। सर आज का होमवर्क क्या रहेगा? आज का होमवर्क ये रहा आपके सामने। इन क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर करोगे, इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन जैसा कि हम डेली एमसीक्यूज़ भी करते हैं, वो रहे ये आपके सामने। ये पहला है विद रिगार्ड्स टू आपके वोल्केनोज़ तो और उनकी लोकेशन। तो इसका आंसर आप देखना, क्या लगता है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और फिर कमेंट करके मुझे बताना। दूसरा होमवर्क है विद रिगार्ड्स टू फेस्टिवल एंड द स्टेट्स। तो ये भी ईज़ी क्वेश्चन है, इसको भी कोशिश कीजिएगा कमेंट करने की एंड मुझे बताइएगा। कल जो मैंने होमवर्क दिया था, बहुत ही ईज़ी था मलेरिया के रिगार्डिंग। यहाँ पे कह रहा है कि मलेरिया जो फैलता है पैरासाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल अनोफिलिस मॉस्किटोस। बिल्कुल ठीक बात है। कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कि फीमेल अनोफिलिस मॉस्किटो से काटने से ही ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। जो प्लाज्मोडियम हो गया ना, उसका हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा बात कर रहा है केप वर्डे जो है वो पहली कंट्री बन गया अफ्रीका रीजन के अंदर, नहीं। ऑलरेडी यहाँ पे आपको 2 कंट्रीज़ दैट इज़ अल्जीरिया और मॉरिशियस, यहाँ पर इनको ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ सर्टिफाई कर चुका है अफ्रीकन रीजन के अंदर जिनका मलेरिया फ्री है। तो दरअसल में पहली ठीक है, दूसरी गलत है, करेक्ट पूछा था। ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। दूसरा होमवर्क दिया था मैंने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के रिगार्डिंग, तो बहुत ही ईज़ी आंसर है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। आप जानते होंगे कि डब्ल्यूईएफ क्या है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल जाती है। पब्लिक प्राइवेट यहाँ पे कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आपके कल्चरल लीडर, बिज़नेस लीडर, पॉलिटिकल लीडर साथ में आते हैं। 1971 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था कहाँ पे? जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसके वहीं हैं। हालाँकि जो डायलॉग होता है हर साल, डावोस डायलॉग, वो स्विट्ज़रलैंड में नहीं, वो डावोस में होता है, जो कि ऑल्सो सॉरी डावोस कहाँ पे है? डावोस भी आपका स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही है। ठीक है ना? तो बेसिकली हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर और आपका डायलॉग होता है कहाँ पे? डावोस डायलॉग इन स्विट्ज़रलैंड। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनलीएस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।